जी हाँ, नमस्कार साथियों और एक महत्वपूर्ण रोजगार समाचार पत्र के साथ में आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में बहुत-बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण रोजगार समाचार पत्र पर हम यहाँ पे नज़र डालने वाले साथियों। इस समाचार पत्र में आपको अक्टूबर माह में जो भर्ती होने वाली है या जो फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, उन पे हम नज़र डालने वाले हैं कि कौन-सा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? सो स आप सभी का पुनः मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो पहला रोजगार समाचार पत्र के रूप में आप देख पा रहे होंगे जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है और सबसे टॉप पे है इंडिया कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट डायरेक्टर सहित ऑफिसर के 38 पदों के लेके जो है यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। और यह इंडियन कोस्ट गार्ड के जो सीनियर सिविल स्टाफ के लिए जो है असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों की भर्ती निकली हुई है। और उम्मीदवार उम्मीदवार जो है कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है इसका पूरा डिटेल भी देख सकते हैं और इस यहाँ से जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड .com ये जो वेबसाइट दिया गया है ना? इस वेबसाइट पे जाके आप जो है इसका पूरी डिटेल में जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद में जो है सबके मन में ये सवाल होता है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, है ना? तो शैक्षणिक योग्यता जो इन्होंने यहाँ पे दिया है साथियों, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट से आपके पास में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। उस कंडीशन में आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? इसके बाद में जो नेक्स्ट अगला इन्होंने कहा है, स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन में 5 साल का आपके पास में क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 2 शर्तें रखा गया है। पहला, आपके पास में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए और सेकंड इन्होंने माँगा है कि मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन में 5 साल का आपके पास में अनुभव होना चाहिए और आपका जो एज होना चाहिए 50 वर्ष, ठीक है? सो ये यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद में आवेदन शुल्क जो इन्होंने रखा है साथियों इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, वो है 943 943 यहाँ पे फीस रखा गया है। और आप इस वेबसाइट पे विजिट करें और यहाँ से पूरी डिटेल जो जानकारी हो वो आप देख सकते हैं, ठीक है? और ये यही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है? नेक्स्ट अगला जो भर्ती हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है साथियों सरकारी नौकरी। यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 1843 पदों पर वैकेंसी को लेके यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। अब हम इस पे नज़र डालते हैं। सो उत्तर प्रदेश के यूपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो है भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बाल विकास सेवा परीक्षा जो है पुष्टाहार विभाग हमीरपुर, आगरा और अमेठी, वाराणसी, कन्नौज और महोबा एवं झांसी अन्य जगहों सहित यूपी के विभिन्न राज्यों में स्टेनोग्राफर सहित अन्य पदों के लिए जो है लगभग यहाँ पे 1843 पदों पे जो है भर्ती को लेकर जिक्र किया जा रहा है। सो ये आप देख पा रहे होंगे, है ना? सो ऐसे जितने भी साथी हैं जो यूपी से आते हैं या यूपी के जो छात्र हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, सो उनके लिए यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ पे जो इसका शैक्षणिक योग्यता पे हम नज़र डालते हैं साथियों, तो शैक्षणिक योग्यता जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया है वो है 12वीं पास। आपको मान्यता प्राप्त संस्था से क्या होना चाहिए? 12वीं पास आपके पास में होना चाहिए और ग्राम पंचायत और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र और वार्ड से उम्मीदवार इन पद पर आवेदन करने के पात्र है, ठीक है? सो अब इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करता हूँ। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जिस जगह पोस्ट हो और उस जगह के वार्ड में आप आते हो या उस ग्राम में आते हो, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उम्मीदवार को शहरी क्षेत्र से उसी ग्राम पंचायत या वार्ड का निवासी भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। पहला इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास में 12th पास का मार्कशीट होना चाहिए। सेकंड इन्होंने कहा है कि आपका जो निवास स्थान है वो उस जगह का होना चाहिए जिस जगह के लिए सीट रिक्त है, ठीक है? इसके बाद में आयु सीमा के लिए जो यहाँ पे आयु सीमा रखा गया है 18 वर्ष से अधिकतम, है ना? 18 वर्ष प्लस आपका एज है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे। अब इसका अधिकतम एज इन्होंने नहीं रखा है ना? जो कि कम से कम 18 प्लस होना चाहिए आपके पास में। इसके बाद में अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है, जो कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को
आयु में यहाँ पे छूट मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि आवेदन शुल्क यहाँ पे निःशुल्क है ना। सो यूपी सरकार का हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए, जो कि यहाँ पे जो है शुल्क इन्होंने ज़ीरो करके रखा है। और आवेदन कैसे कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ICDSUPWEB.org, ये वेबसाइट को आप याद रखेंगे और इस वेबसाइट पे जाके इसका पूरा जो प्रक्रिया है वो चेक कर सकते हैं। और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये हो गया सेकंड भर्ती। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको थर्ड भर्ती की ओर। और वो थर्ड भर्ती आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। रेलवे में टेक्नीशियन भर्ती के लिए 14,298 पदों पर वैकेंसी को लेकर यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। अब इसमें क्या खुश खबरी है उस पे हम नज़र डालते हैं। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरबीआई ने रेलवे बोर्ड टेक्नीशियन भर्ती के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है। और उम्मीदवार आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि rrbcdg.gov.in पर जाके अप्लाई कर सकती है। इसका पूरा डिटेल से जानकारी देख सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पे पुनः फिर से जो वैकेंसी निकाली गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसमें मांगा गया है साथियों, आपके पास में टेक्नीशियन ग्रेड 1 बीटेक और उसके बाद में बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 10वीं पास और आईटीआई सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके बाद में आवेदन कैसे करें, जो कि मैंने वेबसाइट बताया है, indianrailways.gov.in पर जाके आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके बाद में इन्होंने जो शुल्क यहाँ पे रखा है रेलवे विभाग के द्वारा, वो रखा है साथियों पर कैंडिडेट 500, यानी कि 500 रुपये फीस यहाँ पे रखा है। और इसमें 400 सीबीटी टेस्ट के बाद वापस कर दिया जाएगा। तो रेलवे विभाग का एक बहुत ये फीस लेने का एक हम कह सकते हैं रूल है साथियों, कि आपको जब फॉर्म अप्लाई करते समय फीस यहाँ पे सबमिट करना होता है, लेकिन वह फीस जो है जब आप एग्ज़ाम देते हो और एग्ज़ाम देने के बाद में वो फीस कैसे हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो रेलवे विभाग के द्वारा और एक बहुत ही ज़बरदस्त नया नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये है टेक्नीशियन भर्ती को लेके जो है नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। इसके बाद में कुछ दिनों पहले आपको पता है कि एनटीपीसी का एक बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन वो हमें देखने को मिला था। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सो ये नोटिफिकेशन था साथियों, और इस नोटिफिकेशन में क्या ऐसा है उस पर हम नजर डालते हैं। सो एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती को लेके जो है 21 सितंबर से शुरू हो चुका है, ये आप सभी को पता है। और उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से जो है ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके, जो कि www.rrbaply.gov.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है वो रखा गया है 12वीं पास, प्लस आपके पास में हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये यदि आपके पास में नॉलेज है प्लस आप 12th पास हो तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और आरआरबी के द्वारा इस बार पोस्ट काफ़ी अच्छे यहाँ पे निकाले गए हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएशन यानी कि 12th पास से, ठीक है। और इसमें आयु सीमा रखा गया साथियों 18 वर्ष से अधिकतम 33 वर्ष तक। और कुछ उम्मीदवारों को आयु में जो है नियमानुसार छूट भी दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपका एज जो है 33 यानी कि 33 से भी प्लस है, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज, आप सभी को पता है कि कैटेगरी वाइज जो है एज में छूट मिलता है, सो उसमें छूट मिलने के चांसेस है। उसके बाद में आयु की गिनती जो है 1 जनवरी से किया जाएगा, तो आपका जो आयु जो काउंट होगा वो 1 जनवरी के अनुसार ही होगा, ठीक है। उसके बाद में आवेदन शुल्क यहाँ पे लिया गया है। और जनरल और जो ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 500 रुपये फीस यहाँ पे आरआरबी के द्वारा लिया जा रहा है। उसके बाद में एससी एसटी के लिए यहाँ पे फीस में कमी किया गया है, जो कि 250 रुपये यानी कि 250 रुपये फीस यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे भी यही प्रोसेस है साथियों, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करते समय ये फीस तो आपको सबमिट करना होगा, लेकिन सबमिट करने के पश्चात जब आप एग्ज़ाम देते हो उसके बाद में ये जो फीस है वो आपको रिटर्न मिल जाता है। एग्ज़ाम के बाद में जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू वर्ग को 400 और एससी एसटी या पीएच महिलाएं उम्मीदवार को पूरा फीस रिफंड हो जाएगा। ये एक रेलवे विभाग का एक बहुत अच्छा स्कीम जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आवेदन कैसे करें, तो ये आप www.rrb.apply.gov.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 के लिए आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पे
शुरू हो चुके हैं। इसका लिंक भी आपको देखने को मिलेगा। और ऑनलाइन ऑनलाइन जो है ऑनलाइन अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करके आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करना है और ज़रूरी जानकारी जो है अपलोड करना है। जानकारी में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फीस का भुगतान करके फार्म को क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, इसके बाद में इसका प्रिंट आपको रख लेना है। और चयन प्रक्रिया जो है दो दो चरण में होने वाली CBT 1 आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद में यदि आप CBT 1 क्लियर करते हो तो आपको CBT 2 में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और इसी के आज के बाद में जो है स्टेप्स लिया जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम होगा और अंत में उम्मीदवारों को जो है मेडिकल टेस्ट देना होगा। इस प्रकार आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे पूरा होने वाला है। ठीक है, तो RRB के द्वारा जो है अंडर ग्रेजुएशन यानी कि 12th बैच के लिए काफ़ी जो है अच्छा वैकेंसी जो है यहाँ पे निकाला है साथियों, जो कि हम सभी के लिए बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद में 10वीं पास के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा, आप सभी को पता है कि रेलवे बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां हमें देखने को मिले थे। और उन भर्तियों में जो सबसे ज़्यादा भर्ती के रूप में हमें देखने को मिला था कुछ साल पहले, यानी कि जब भी RRB वैकेंसी जारी करता है तो काफ़ी अच्छे पदों के साथ हमें इनके जो है रिक्त पद देखने को मिलते हैं। सो इसी प्रकार यहाँ पे 10वीं पास के लिए भी रेलवे में ग्रुप C और ग्रुप D के जो है पदों को लेके इस बार इन्होंने 8 पदों पर वैकेंसी निकाला है, जो कि हम सभी के लिए हो सकता है कि काफ़ी समस्या यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, सो रेलवे भर्ती सेल ने जो है ग्रुप C और ग्रुप D के 8 पदों पर निकाली है भर्ती। और इसमें जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है साथी, वो रखा है 10th पास। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास में 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट कितने हैं, 8 है। ठीक है, पर मेरा ये मान्यता है साथियों कि आपको पोस्ट 8 नहीं चाहिए, बल्कि उस 8 पोस्ट में से एक पोस्ट चाहिए। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए भी जो है अपने आप को तैयार करके इस एग्ज़ाम के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आवेदन शुल्क यहाँ पे RRB का जो है 500 यानी कि 500 रुपये ही रहता है, जो कि SC जो कि OBC और SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। और ये जो एग्ज़ाम होने के बाद में ये पुनः फिर से रिटर्न हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, और आवेदन कैसे करें? आवेदन आपको WCR indianrailway.gov.in पर जाके इसको अप्लाई करना होगा, है ना। और इसका पूरा सबसे पहले पूरा इसका जानकारी देखिएगा। इसके बाद में चयन प्रक्रिया में क्या कहा गया है इनके द्वारा कि सबसे पहले तो आपका लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद में आधार कार्ड जो है आपका 10वीं मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए, और 12th की जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन की मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए। और पद के अनुसार जो है जरूरी डिग्री, डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम कदम बढ़ाते हैं नेक्स्ट अगली भर्ती पे। और नेक्स्ट अगली भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो है ऑफिस असिस्टेंट के 118 पदों को लेके जो है दैनिक भास्कर पे यहाँ पे जिक्र किया गया है, उस पर हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। सो आप देख पा रहे होंगे साथियों कि असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट के 118 पदों को लेके यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में ग्रुप C के तहत ऑफिस असिस्टेंट के पदों की भर्ती को लेकर एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया। और इस भर्ती के लिए आवेदन जो है 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और आप जो है www.nabRD.org पर जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से पूरी डिटेल जानकारी दे सकते हैं। अब ये जो ऑफिस असिस्टेंट का जो 18 पद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्या मांगा जाएगा, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास में 10th पास का मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि आप 10th पास हो तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एज जो रखा गया है यहाँ पे, एज है साथियों 18 साल और अधिकतम एज जो है 30 साल, यानी कि आपका एज 18 प्लस हो गया है और 30 से कम है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फीस यहाँ पे इन्होंने रखा है SC और OBC के सामान्य OBC के लिए जो फीस यहाँ पे रखा है 450 रुपये। ठीक है, और इसके बाद में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे फीस का जो शुल्क रखा है वो रखा है 50 रुपये। ठीक है, तो ये है इसका फीस। और इसके बाद में फॉर्म अप्लाई कैसे करें, तो आपको www.nabard.org
org पर जाके इसका पूरा वेबसाइट चेक करना होगा। उसके बाद में इसमें जो है इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए 118 पद आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगली भर्ती हमें देखने को मिल रहा साथियों, वो भर्ती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में नॉन टीचिंग को लेके यहाँ पे जो है 33 पदों की भर्ती को यहाँ पे जारी किया है। और विस्तृत जानकारी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में नॉन टीचिंग के 33 पदों को लेके यहाँ पे भर्ती निकाला गया। उस भर्ती के लिए उम्मीदवार जो है ऑफिशियल वेबसाइट CUJ क्या है CUJ.ac.in पर जाकर जो है इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड के द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है इस बार भर्ती जो है इस माह में भर्ती देखने को मिल रहा है साथियों। सो यदि आप इस फॉर्म के इस यानी कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में नॉन टीचिंग के लिए जो भर्ती निकाला गया, इसके लिए यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास में योग्यता होना चाहिए। वो योग्यता होना चाहिए 10th प्लस 12th पास, और साथ ही साथ आपके पास में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम आयु जो है इस नॉन टीचिंग के लिए वो होना चाहिए आपके पास में 35 वर्ष, यानी कि 35 साल आपका एज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आवेदन की जो प्रक्रिया है अनरिजर्व ओबीसी या फिर अच्छा, इनके लिए जो फीस यहाँ पे रखा गया साथियों, अनरिजर्व या ओबीसी के लिए जो फीस यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है 1000 रुपये फीस। ठीक है, सो शुल्क सभी के लिए सेम है। इसके बाद में आवेदन कैसे करें, सो आपको CUJ.ac.in पर जाके इसका पूरी डिटेल आपको देखना होगा और इस वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। सो चयन प्रक्रिया जो होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है टेस्ट आपका होने वाला है, टाइप टेस्ट होगा जो कि एक पेपर होगा। इसके बाद में आपका एक अगला टेस्ट होने वाला है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो कि सेकंड होगा, और जहाँ ज़रूरी हो उसके बाद ये होगा। इसके बाद में उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू आपका होगा और इस आधार पर आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये भर्ती जो है झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। नेक्स्ट अगला जो है भर्ती आपको देखने को मिल रहा था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर सहित 336 पदों को लेके एक बहाली होगी, जो कि ये भी काफ़ी अच्छे पदों को लेके यहाँ पे एक समाचार पत्र में जो है नज़र डाला गया है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शैक्षणिक योग्यता, यदि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर सहित 300 पदों के लिए जो बहाली हो रही है, इसमें यदि आप भाग लेना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास में योग्यता होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टेनोग्राफर उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ नाइलिट नाइलिट में आपके पास में क्या होना चाहिए, नाइलिट में जैसे कि डोएक सोसाइटी द्वारा निर्गत सीसी सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ 25 से 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो योग्यता मांगा गया है इसमें वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यदि ये डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्लर्क के लिए इन्होंने रखा है साथियों इंटरमीडिएट के साथ में आपके पास में सीसी सर्टिफिकेट कोर्सेज, और 25 से 30 शब्द प्रति मिनट आपके पास में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने जो ड्राइवर के लिए पोस्ट निकाला है वो 10वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ वाहन चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, इसके लिए इन्होंने जो एज रखा है साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, वो एज है 18 से 40 वर्ष तक, और जो आरक्षित वर्ग है उन उम्मीदवारों को नियम के आधार पर आरक्षण मिलता ही है, कि आप सभी को पता है। तो झारखंड से जो भी आते हैं और झारखंड हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाएं झारखंड का, और ये आप देख पा रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट .in पर जाकर आप जो है इसके बारे में और भी जानकारी देख सकते हैं और इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगली जो भर्ती आपको देखने को मिल रही है साथियों, वो भर्ती है ईसीजीसी ने जो है पीओ के 40 पदों पर भर्ती को लेकर यहाँ पे जिक्र किया है। अब ये भर्ती क्या है साथियों, सो एक्सपोर्ट कैंडिडेट गारंटी कारपोरेशन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 40 पदों पर भर्ती निकाली है, और इस भर्ती के लिए जो है प्रीलिम्स एग्जाम्स
जो कि 23 अक्टूबर और मेंस का जो एग्ज़ाम है 16 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी, ये यहाँ पे कहा गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो माँगा गया है, वो माँगा गया था किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो चाहे आपका बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आयु सीमा यहाँ पे रखा गया था, तो वो रखा गया है 21 वर्ष और अधिकतम जो है 30 वर्ष आपके पास में आपका एज होना चाहिए। और उम्मीदवार का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1994 से पहले और 1 सितंबर 2023 के बाद में नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया है। सो इस बातों का आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो जन्म है 1 सितंबर 1994 से पहले और 1 सितंबर 2023 के बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया साथियों, वो है 900 रुपये जो फीस आपसे यहाँ पे लिया जाएगा ईसी जीसी के लिए, ठीक है। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो फीस यहाँ पे रखा गया है, वो रखा गया है 175 रुपये फीस। और आवेदन कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है IBPS online.IBPS.in पर जाके जो है आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और चयन प्रक्रिया जो है, उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, उसके बाद में इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रक्रिया होने वाला है, ठीक है। तो ये था साथियों ईसीजी पीओ के लिए जो 40 पदों को यहाँ पे 40 पदों को लेकर यहाँ पे भर्ती निकाला है, उस पर हमने यहाँ पे चर्चा किया। इसके बाद में नेक्स्ट अगली जो भर्ती आपको देखने को मिल रही है साथियों, और ये भर्ती भी काफ़ी अच्छे पदों को लेके यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3115 पदों को लेके जो है भर्ती जो आई है। और इस भर्ती में जो है आयु सीमा और साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। सो ईस्ट रेलवे ने अप्रेंटिस के 3000 से ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती यहाँ पे निकाली है, और 3115 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इस भर्ती के अंतर्गत जो है फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, और कारपेंटर, इसके बाद में टर्नर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और मशीनरी समेत विभिन्न ट्रेड में भर्तियां यहाँ पे किया जा रहा है। सो शैक्षणिक योग्यता इसके लिए है साथियों, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास में 50% अंकों के साथ में 10th पास होना चाहिए। इसके बाद में ITI का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो ईस्ट इंडियन रेलवे में जो अप्रेंटिस के 3115 पद निकाले हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा जो है 15 वर्ष यहाँ पे अधिकतम मांगा गया, सॉरी न्यूनतम मांगा गया है, और अधिकतम आपके पास में होना चाहिए 24 वर्ष। तो 15 और 24 वर्ष के बीच में आपका एज है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ओबीसी को 3 साल का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। और SC ST यदि आप है या SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाने वाला है, ठीक है। और इसके बाद में आवेदन कैसे करना है, सो आपको इस वेबसाइट पे जाना है RRCER.org, जो कि रेलवे विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जाके आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर वर्ग 2024 के लिए जो है आवेदन भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, और लिंक भी यहाँ पे, सॉरी, लिंक पर क्लिक करके भी आप जो है इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आवेदन शुल्क यहाँ पे मांगा गया साथियों, वो मांगा गया है 100 रुपये, जो कि SC ST और महिलाओं के सभी के लिए जो फीस यहाँ पे रखा गया है वो 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट और अंतिम जो भर्ती है साथियों इस सप्ताह का, वो है उत्तराखंड में टेक्नीशियन, प्लम्बर सहित 194 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली है। और उत्तराखंड में जो है ट्रांसमेन टेक्नीशियन जो है प्लम्बर सहित 194 पदों को लेके भर्ती का यहाँ पे जिक्र किया गया है। और शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पे रखा गया था, पद के अनुसार 10वीं 12वीं और ITI डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। जैसा पद होगा उस आधार पे आपके पास में जो है आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में आवेदन की जो आवेदन का जो शुल्क है साथियों, वो है 300 रुपये। और आवेदन कैसे करना है, तो आपको SSSC.UK.gov.in पर जाकर जो है फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसका पूरी डिटेल जानकारी भी आपको यहाँ से वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। और चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों को, सबसे पहले चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो सबसे पहले उम्मीदवारों को जो है पहले रिटन एग्जाम देना होगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में उनका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, और इसके बाद में आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रोजगार समाचार पत्र थे जो कि अक्टूबर माह के थे, और जो मैंने पूरा आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो रोजगार समाचार पत्र था जो अक्टूबर माह का, उससे बहुत सारे जो है
पद आपको देखने को मिले होंगे और इन रोजगार समाचार पत्र में जो मैंने यहाँ पे जो वैकेंसी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, उनमें से जो है आप एक न एक वैकेंसी के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही जो है रोजगार समाचार पत्र में हर महीने लगभग जो है 2 वीडियो लेके आऊँगा साथियों, जिसमें कि आपको जो है माह के यानी कि हर माह के आपको रोजगार समाचार समाचार पत्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और हर वैकेंसी का डिटेल जानकारी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से एक तो क्वालिफिकेशन प्लस जो पोस्ट है उन सब पे हम यहाँ पे डिटेल में बताते हैं, ठीक है? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो और आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही नए अपडेट आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे वास्तविक मान क्या है और जातीय मान क्या है, और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं वास्तविक मान पे, है ना? तो वास्तविक मान को जो है इंग्लिश में इसे कहा जाता है ताकि फेस वैल्यू हो, क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू, ठीक है? फेस वैल्यू कहा जाता है। वास्तविक मान क्या होती है साथियों, या फेस वैल्यू क्या होती है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी संख्या का वह मान, है ना, यानी कि किसी संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता, है ना, जो कभी नहीं बदलता, वास्तविक मान कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? मैं थोड़ा यहाँ पे जो है आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद रहेगा कि किसी भी, है ना, हम कह सकते हैं किसी अंक का वह मान, है ना, किसी अंक का वह मान जो कभी कभी नहीं बदलता, या हम कह सकते हैं कभी भी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, वो क्या कहलाता है? वास्तविक मान कहलाता है। वास्तविक मान कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया साथियों, वास्तविक मान का वो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, वह वास्तविक मान कहलाता है। ठीक है? वह क्या कहलाता है? वास्तविक मान कहलाता है। और इसी वास्तविक मान को जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे जो है जातीय मान कहा जाता है। कहा जाता है जातीय मान, जिसे जातीय मान कहा जाता है। और अंकित, जिसे हम अंकित मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मान। इसे और अंकित मान भी कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद में अंकित मान, और इसे शुद्ध मान भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी नहीं बदलता है ना? इसीलिए इसे शुद्ध मान भी कहा जाता है, ठीक है? सो वास्तविक मान को, ये अब यहाँ पे जो वास्तविक मान, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको वास्तविक मान ना देके यदि आपको जातीय मान दे दिया जाए, या अंकित मान दे दिया जाए, या शुद्ध मान दे दिया जाए, तो आपको समझना है क्या है कि वास्तविक मान, और इन सभी में क्या हम कह सकते हैं कि वास्तविक मान में कोई भी संख्या है, हम कह सकते हैं वह मान जो कभी नहीं बदलता है, वास्तविक मान कहलाता है, ठीक है? जैसे मेरे पास में एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं एक उदाहरण दूं साथियों, मेरे पास में एक संख्या है 2569, है 569। यदि मैं यहाँ पे 5 का वास्तविक मान की बात करूँ साथियों, 5 का वास्तविक मान यानी कि 5 का वास्तविक मान क्या होगा? 5 का वास्तविक मान क्या होगा? 5 ही होगा, है ना? क्या होगा? 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा, और 6 का वास्तविक मान 6 ही होने वाला है, और 9 का वास्तविक मान 9 ही होगा, है ना? इसी प्रकार 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक मान, जातीय मान, या अंकित मान, या शुद्ध मान, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो कि वास्तविक मान क्या होती है? तो वास्तविक मान वह मान होती है जो कभी नहीं बदलती है, और
जिस अंक का वास्तविक मान पूछा जाता है वही जो है वह उसका वास्तविक मान होता है। ठीक है? तो यहाँ पे यदि 9 का वास्तविक मान आपसे पूछा जाता है तो 9 का वास्तविक मान 9 ही होता था। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे समझ समझ में आ गया होगा कि वास्तविक मान क्या होता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है छोटे-छोटे चैप्टर है, बस आपको यहाँ पे समझते जाना है, ठीक है? इसके बाद मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको स्थायी मान क्या होता है, ठीक है? और इसका भी स्थायी मान क्या होता है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे इसका परिभाषा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि स्थायी मान क्या होता है, ठीक है? तो किसी अंक का वहाँ मान, है ना? अब जो हमने यहाँ पे देखा था जो वास्तविक मान था इसमें कभी बदलता नहीं है, जो यानी कि वह मान जो कभी बदलता नहीं था, जबकि जो वास्तविक मान स्थायी मान जो होता है ना, स्थायी मान क्या होगा इसमें जो संख्या जो वह मान या अंक का वह मान जो जो उसके स्थान विशेष के कारण कैसा रहता है, बदलता जाता है ना? बदलता जाता है, स्थायी मान कहते हैं। ठीक, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंक का वह मान यानी कि किसी अंक का अंक का वह मान, ठीक है? किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष से स्थान विशेष के कारण से नहीं, यहाँ पे के कारण बदलता जाता है, बदल जाता है। स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, वो कहलाता है स्थायी मान का। तो स्थायी मान मैंने क्या बताया था? किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान स्थान विशेष के कारण कैसा रहता है, बदलता जाता है या बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? स्थायी मान कहते हैं। जैसे मेरे पास में एक उदाहरण है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या? कि मेरे पास में एक उदाहरण है जो कि मैंने यहाँ पे जो है मैंने स्थायी मान में भी दिया था, जैसे 2569 है ना? हम इसे ही ले लेते हैं 2569 है। अब ये बदलता कैसे है इस पे नज़र डालते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखोगे साथियों, इस इसमें यदि स्थायी मान पूछे, है ना? तो एक-एक पे नज़र डालते हैं। यदि 9 का स्थायी मान पूछे, तो 9 का स्थायी मान क्या होगा? 9 ही होगा, यानी कि 9 गुणित एक इकाई अंक है, ठीक है? इसके बाद में यदि 6 का स्थायी मान यदि आपसे पूछे, 6 का स्थायी मान 6 नहीं होने वाला है। अब इस कंडीशन में 6 का स्थायी मान यहाँ पे होने वाला है, वो होगा 60, ठीक है? इसी प्रकार यदि 5 का स्थायी मान पूछे तो 5 का स्थायी मान अब यहाँ पे 5 नहीं होने वाला है बल्कि 500 होगा, ठीक है? इसी प्रकार 2 का स्थायी मान यहाँ पे 2 नहीं होने वाला है बल्कि 2 का स्थायी मान कितना होने वाला है? 2000 होगा, ठीक है? तो किसी इससे यानी कि विशेष स्थान के कारण इनका जो मान है वो कैसा हो जाता है? बदल जाता है। तो परिभाषा से आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि आपसे आपको कोई संख्या दे दिया जाएगा और उसमें स्थायी मान यदि आपसे पूछा तो आपको ये याद रखना है कि उसका विशेष स्थान के कारण जो है संख्या का मान यहाँ पे आपको बदलते हुए दिखेगा, ठीक है? अब ये जो मैंने यहाँ पे जो है लास्ट में जो है 9 का 9 या सॉरी यहाँ पे जो इकाई दाई अंक जो था, दाई अंक यानी कि 6, 6 में क्या है? दाई अंक है। 6 के रूप में दाई अंक के रूप में लिखा गया है, ठीक है? तो इसको क्या 60 जो लिखा है मैंने 6 को 60 जो है स्थायी मान के रूप में लिखा है। इसी प्रकार 5 को मैंने 500 लिखा है, 2 को मैंने 2000 लिखा है। ये कैसे हुआ? इस पे हम नज़र डालते हैं। ठीक है? तो इसमें खासकर विशेष तौर पे आपको ध्यान में यही रखना है कि यदि इकाई अंक हो या हम कह सकते हैं इकाई अंक हो, तो हम इकाई अंक में किससे गुणा करते हैं? 1 से ही आपको गुणा करना होगा, ठीक है? यदि मैं इस 9 को 1 से गुणा करूँ तो क्या होगा? 9 ही होगा और इसी प्रकार यदि ढाई अंक के रूप में क्या 6 लिखा गया है, ठीक है? तो ढाई अंक में क्या करेंगे हम? ढाई अंक में क्या है? 6 गुणित ढाई में कितने ज़ीरो लगते हैं? तो आपको पता है 1 ज़ीरो लगता है, ठीक है? तो इसे क्या लिखा जाएगा? इसे लिखा 60, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे 60 लिखा है। इस प्रकार सैकड़ा, सैकड़ा में क्या है? सैकड़ा सैकड़ा जो 5 के रूप में लिखा गया है।
एक मिनट, थोड़ी सैकड़े में कितने ज़ीरो लगते हैं? तो सैकड़े में आपको पता है, यहाँ पे 2 ज़ीरो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 100 सैकड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 500। ठीक है, इसी प्रकार मेरे पास में अगला जो अंक है वो है हज़ार पे, है ना? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, तो कितना है? 2, 2 गुणित आपको देखने को मिलेगा, इसमें कितने हज़ार में कितने ज़ीरो लगते हैं? तो हज़ार में 3 ज़ीरो लगते हैं, 3 ज़ीरो, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे 2000 लिखा है। ठीक है, सो यदि आपको स्थायी मान अ, यदि ज्ञात करना हो, तो स्थायी मान ज्ञात करने के लिए बस आपको यही याद रखना है कि आपसे जो अंक, जो संख्या दिया जाएगा, उस संख्या में कौन सा अंक है, और उस अंक में सॉरी, उस संख्या में उस अंक का स्थान क्या है ना? तो चाहे अगर इकाई है, इकाई में 1 का गुणा करोगे, ढाई में 10 का गुणा करोगे, है ना? सैकड़ा में 100 का गुणा करोगे, और जो है हज़ार में कितने का गुणा करेंगे? हज़ार में 3 ज़ीरो का गुणा करेंगे, यानी 1000 का गुणा आपको यहाँ पे करना है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे इकाई अंक सॉरी, यदि कोई संख्या है, उस संख्या के बाद में जितने संख्याएँ हैं उतने आपको ज़ीरो लगा देना है। आसान शब्दों में यहाँ पे कहूँ, आसान शब्दों में आपको ये याद रखना है कि जिस संख्या, यानी कि स्थायी मान यदि आपसे पूछे, तो स्थायी मान के लिए आपको याद रखना है कि जिसका स्थायी मान ज्ञात करना है, जिस अंक का बोल रहा हूँ, जिस संख्या में किसी अंक का स्थायी मान ज्ञात करना है, स्थायी मान, स्थायी मान ज्ञात करना है, और स्थायी मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो उस अंक के बाद में कितनी संख्याएं हैं, तो कह सकते हैं उस अंक के बाद जितनी संख्या होगी, उतने शून्य लगा लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये नोट करके आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, जो कि स्थायी मान का आपको याद रखना है। इसके बाद पे मैं लेके चलता हूँ आपको 100 से बड़ी संख्याओं के अंकों का स्थायी मान आपको कैसे ज्ञात करना है, उस पे नजर डालते हैं, जिससे कि आपको और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले नजर डालते हैं 3 पे, है ना? तो 3 का मैंने क्या बताया था आपको, इकाई अंक है, तो इकाई अंक में 3 गुणे 1, यानी कि क्या हो जाएगा 3। यदि 3 का स्थायी मान पूछे तो 3 ही होगा। यदि 5 का स्थायी मान यदि आपसे पूछे, 5 का स्थायी मान क्या? 5 का स्थायी मान 5 गुणित क्या है, ढाई में है 10, तो बराबर से क्या हो जाएगा 5 का स्थायी मान 50 आपको यहाँ पे देख मिलने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपसे 7 का स्थायी मान यदि आपसे पूछे, तो 7 का स्थायी मान क्या होगा, 7 गुणित, अब 7 जो है कितने हैं स्थायी मान, यानी कि सैकड़ा में, इकाई, ढाई, सैकड़ा, है ना? सैकड़ा में कितने जीरो लगेंगे, तो सैकड़ा में आपको पता है सैकड़ा क्या होता है 100, है ना? तो कितने जीरो लगेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 700, है ना? तो 7 का स्थायी मान यदि आपसे पूछता था, तो 7 का स्थायी मान क्या बताते थे आप, 700 बताते थे। इसी प्रकार 9 का यदि स्थायी मान आपसे पूछे, तो 9 इंटू, अब यहाँ से देखना है इकाई, ढाई, सैकड़ा, या फिर आप ये देख लीजिए कि इसके बाद में कितने जीरो है, 1, 2, कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो लगाना है, 3 जीरो किसी होता है, ये होता है बराबर से, ये हो गया आपका 9000। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है 6। 6 के बाद में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 संख्या, 4 संख्याएं, 6 गुणे, अब 4 किस में होता है, 4 किस में होता है, 4 यदि 4 जीरो लगे तो संख्या क्या कहलाएगा, वो 2 कहलाएगा। हाँ, क्या 10,000, है ना? तो 10,000 के अंतर्गत आएगा, तो इसमें 10,000 का गुणा करना है, तो कहीं ढाई से का 1000 बराबर से क्या आएगा 60,000। ठीक है, यदि 6 का स्थायी मान पूछता आपसे, तो अब क्या बताते थे आप, इसका स्थायी मान बताते थे 60,000। ठीक है, इसके बाद में 8,000 सॉरी 8 का स्थायी मान यदि आपसे पूछता था, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पे पहुंच गया है ना। फिर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 जीरो। 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। उसके बाद में क्या है, 8। 1 2 3 4 5 जीरो, ये हो गया 8। यदि आप इसको पढ़ते तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना 8 लाख हो गया। अब इसको कैसे लिखते थे, 8 गुणित है ना, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और 6 जीरो है ना। तो 6 जीरो में क्या लगता है, लाख लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाख, लाख में कितने जीरो लगते हैं, तो लाख में आपको पता है कि कितने जीरो लगते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो लगते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 5 भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप 8 के बाद में 5 जीरो लगा लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 लाख, ठीक है। तो 8 का स्थायी मान है, यदि आपसे पूछ रहा था तो क्या होता था, 8 लाख, ठीक है। इसी प्रकार 4 का स्थायी मान आपको याद रखना है, 4 का स्थायी मान होगा, 4 का स्थायी मान अब यहाँ पे आपका होने वाला है, क्या होगा, 4 का स्थायी मान 40 लाख, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया 10 लाख, यानी कि क्या होगा, 48 लाख, सॉरी 40 लाख, ठीक है। क्योंकि 4 के बाद में कितने कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। 1 2 3 4 5, है ना, कितने जीरो होंगे, 6 जीरो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट स्वयं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 40 लाख, ठीक है, 40 लाख। तो यदि 4 का स्थायी मान आपसे पूछता था तो वो कितना आता था, 40 लाख, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपके पास में, 56, है ना, 56 93 87, 56 93 87 का आपका 9 अंक का स्थायी मान ज्ञात करना है, ठीक है। स्थायी मान आपको ज्ञात करना है, स्थायी मान एवं वास्तविक मान दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। वास्तविक मान, स्थायी मान और वास्तविक मान दोनों ज्ञात करना है। यदि मैं स्थायी मान की बात करूँ सर, या फिर हम देख लेते हैं, स्थायी मान ही देख लेते हैं ना। स्थायी मान क्या होगा, तो आपको मैंने अभी बताया था, स्थायी मान क्या होता है, जो अपने विशेष स्थान के कारण कैसे होता है, विशेष स्थान के कारण वह बदलते रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नौ का क्या क्या गया है, स्थायी मान। नौ का स्थायी मान क्या होगा, 9 के बाद में कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं, 3 जीरो लगाना है आपको, 1 2 3 0, उसके बाद में 9 लगा, तो ये क्या कहलाएगा, 9,000 क्या है, इसका स्थायी मान है, ठीक है। यदि मैं जातीय मान की बात करूँ तो जातीय मान क्या होगा, जातीय मान या वास्तविक मान जिसे कहा जाता है, वो क्या कहलाएगा, वो होगा 9 की होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, ठीक है। अब यदि कभी कभी क्या होता है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता था, स्थायी मान और जातीय मान ज्ञात करना था, और यदि मैं इस क्वेश्चन को और यहाँ पे जो है थोड़ा सा तो आप लोगों के लिए कठिन बनाना है, इसे क्या करता, इसमें यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 569387 में 9 अंक स्थायी स्थायी मान एवं वास्तविक मान, स्थायी मान एवं वास्तविक मान का अंतर यदि आपसे पूछता था, तो आप क्या करते थे, इसका अंतर यदि आपसे पूछता था तो आपके पास में है 9,000 - 9, 9,000 - 9, यदि आप करते थे तो आपके पास में क्या आ जाता था, 10 यानी कि 1, ठीक है। उसके बाद में 9, पुनः 9, और ये हो गया 8, यानी कि 8,991 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने एक उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन के आपके लिए यहाँ पे लेके लाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा सकते हो स्थायी मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, और जातीय मान और स्थायी मान से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और जातीय मान और स्थायी मान को हम कैसे पता कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास
किया है, ठीक है? सो ये आपने अच्छा से देखा होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।